नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है PAP, मतलब प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। इसको मराठी में प्रकल्प बाधित व्यक्ति और हिंदी में परियोजना से प्रभावित व्यक्ति कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलर नंबर 190 SRE की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे PAP क्या है। दोस्तों, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन एक्ट 1991 के आधार पे जो परियोजनाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, उसमें रोड कटिंग हो गया, नाला कटिंग हो गया, इस जगह से जो लोग बाधित होते हैं तो उनके लिए PAP के घर रखे जाते हैं, दुकानें रखी जाती है जो उनको मुफ्त में अलॉट की जाती है। और उसका जो भी क्राइटेरिया है वो SRE की तरह है कि उनकी पात्रता के बाद ही उनको वो घर अलॉट किया जाता है। अब PAP का नियम क्या है SRE में? दोस्तों, PAP का नियम ये नहीं है कि जो पात्र या अपात्र व्यक्तियों को PAP दिया जाता है। PAP वहाँ पे फ्लैट हर प्रोजेक्ट में रखा जाता है, जिसके अंदर सरकार में के आने वाली परियोजनाओं में जो अफेक्टेड पर्सन है उनको दे सके। और जो एनेक्शल 2 बनता है, एनेक्शल 2 में कुछ लोग अपात्र होते हैं। जो अपात्र होते हैं, तो दोस्तों मैंने हर वीडियो में एक ही बात कही है कि यदि आपको पता है कि आपके घर अपात्र है तो आपकी सबसे पहले आप पात्रता निश्चित करें। उसके लिए कोशिश करें कि आपका घर जितना जल्दी हो सके पात्र हो। नहीं तो दोस्तों, SRE का एक रूल है कि जो प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद कुछ लोगों की अपील चलती रहती है या कुछ लोगों के प्रोसीजर चालू रहते पात्रता के। वो जब पात्र होके आते हैं तो उन लोगों को अगर वहाँ सदनिका या गाला उपलब्ध है तो उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि SRA 190 के रूल के हिसाब से, सर्कुलर 190 के रूल के हिसाब से बिल्डर को जब तक सेल बिल्डिंग की OC नहीं मिलती है तब तक उस PAP के फ्लैट को रखना है। और उसमें जो भी पात्र होंगे उन PAP के फ्लैट में से उनको दिया जाएगा, जिससे उनकी एक PAP कम होगी। और दोस्तों, अगर आपकी पात्रता अलॉटमेंट के पहले आप करवाते हैं तो आपका उसका बेनिफिट मिलेगा कि आपका घर पहले ही अलॉटमेंट हो जाएगा। अन्यथा होता क्या है कि जैसे किसी डेवलपमेंट के अंदर में अगर समझो सदनिका फुल हो गई, OC हो गई, उसके बाद लोग पात्र होके आते हैं, तो उन लोगों को उस समय देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे PAP का फ्लैट खाली है। अगर नहीं खाली रहेगा तो दोस्तों उनको दूसरे स्कीम में शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। वो आपके एरिया से अराउंड द सर्कल ऑफ 3 मीटर के रेडियस के अंदर में आपको कहीं पे भी वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये उसका नियम है। तो दोस्तों, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आपका जो एनेक्शल 2 की कॉपी है, मैं बार बार बोलता हूँ, एनेक्शल 2 की कॉपी, आपके नाम की जो भी कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिए और उसमें देखिए आपका घर अपात्र है या पात्र है। पात्र है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, हर समय काम आएगी और वो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। और जो अपात्र हैं तो उस सर्टिफाई की कॉपी लेके, आपके डॉक्यूमेंट लेके जोड़ पत्र 3-4 भरे। कैसे भरना है मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाया हूँ, जोड़ पत्र 3-4 कैसे भरे, उसका डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक पे मिल जाएगा। तो उसको देख के आप अपनी पात्रता निश्चित करने के लिए पहले आप आवेदन करें। आवेदन करने के बाद उसका फॉलोअप करें।
फॉलोअप करके अपनी पात्रता निश्चित करें। अन्यथा होता ये है कि कुछ लोगों को जब बिल्डिंग में भर जाती है तो उन लोगों को रूम नहीं रहता है, तो उनको बाहरी एरिया में जाना पड़ता है। जैसे 3 किलोमीटर के सराउंड में मैंने कहा, तो उनको बाहरी एरिया में भेजा जाता है। तो ये उसके रूल्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं कि पीएपी की गणना कैसी होती है। मतलब लोगों के मन में है कि जो एलओआई में पीएपी दिया जाता है वो क्या है और उसको कैसे उसमें डालते हैं। तो दोस्तों उसका गणना ये है कि पीएपी जो 1991 का डीसीआर था, उस हिसाब से 1 हेक्टर पे 500 झोपड़ी, 1 हेक्टर पे 500 झोपड़ी। तो दोस्तों 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टर होता है। उसमें 500 झोपड़े होने चाहिए। मतलब जो भी डेवलपर जो एरिया है आपका, उस एरिया का डेंसिटी ये दिया गया है। उसके अंदर 2034 में उस चीज़ को बढ़ा के 600, 650 या 500 ये कैटेगरी डाली गई है कि 1 हेक्टर में 650 झोपड़े या 500 झोपड़े होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपका एरिया का क्षेत्रफल कितना है। उस क्षेत्रफल से अगर 91 डीसीआर के हिसाब से आप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे आपका एरिया का क्षेत्रफल जो है, उस क्षेत्रफल से आपको 20 से डिवाइड करना है। जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो उसमें जो भी फिगर आएगा उसमें आपके एरिया की डेंसिटी कितनी है, जो झोपड़े कितने हैं एनेक्शल 2 में दिए गए, उसके अंदर आप डालेंगे, उतनी डेंसिटी माइनस करेंगे तो बची हुई जो चीज़ है वो समझो पीएपी फ्लैट्स है कि इतने पीएपी फ्लैट्स बिल्डर को देने हैं। तो ये एक गणित है जो पीएपी का करते हैं। लेकिन अभी 2023 में 650 आ गए, तो 650 के हिसाब से अभी वो 15, 15.5 के करीब जो आ रहे हैं, मतलब जो 20 से हम डिवाइड करते थे वो 15 के करीब आ रहे हैं। तो 500 या 650 वो डेंसिटी आती है, उस डेंसिटी के आधार पे रखी जाती है। मतलब ये है कि जैसे आपका एक एरिया है जिसमें 1 हेक्टर का एरिया है, उस एरिया में समझो आपके 450 झोपड़े हैं। अब बिल्डर को उसमें 500 फ्लैट बनाने पड़ेंगे। अब 500 क्यों? क्योंकि पीएपी का क्राइटेरिया है कि 1 हेक्टर में 500 होने ही चाहिए, तो 500 फ्लैट बनाना पड़ेंगे। अब 500 फ्लैट बनाने के बाद 450 तो आपके एनेक्शल के हो गए, और ऊपर से जो 50 है वो झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण को फ्री में दिया जाएगा। और वो चीज़ जो होती है झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना के स्टेट डिपार्टमेंट में उस चीज़ के डिटेल्स दी जाएगी कि ये 50 झोपड़े हैं, उनकी चाबियां हैं और ये पी के अंदर में लोगों को दिया जाएगा। तो मतलब वो 50 जो फ्लैट हैं वो पीएपी के लिए। अब 450 में से समझ लिया आपके यहाँ 400 पात्र हैं, तो वो 50 भी पीएपी में जाएंगे। फिर उसके अंदर जो भी पात्र होंगे उसमें से कम होते जाएंगे, पीएपी में से उनको अलॉट किया जाएगा। तो वो लास्ट में जितने बचेंगे वो सब सरकार पीएपी के लिए फ्लैट्स रखती है। अब दोस्तों इसके अंदर मैंने एक चीज़ और बताया, दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए कि यदि आपका घर 300 के एरिया में है और आपके जो पात्रता होने में लेट हुई और स्कीम में नहीं है, तो अगर सरकार के पास 300 का एरिया का पीएपी नहीं है तो 269 भी आपको दे सकते हैं, 225 से 225 भी दे सकते हो, वो आपको लेना होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं कहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये आपकी सेफ्टी है। अब दोस्तों हम आते पीपी प्रोजेक्ट में कितने पीपी होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कितने पीपी होने चाहिए, मैंने बता दिया कि इसका गुणा भाग क्या है और उस हिसाब से वो पीपी जनरेट होती है। अब विकासों को पीपी से फायदा या नुकसान है। अब प्रश्न ये उठता है कि डेवलपर को पीएपी से फायदा या नुकसान है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आपका एरिया का कैलकुलेशन किया जाता है एफएसआई का, तो झोपड़ों पे नहीं किया जाता है, तो टोटल एरिया पे उनको एफएसआई ग्रांट की जाती है।
तो इसके लिए उसके अंदर जो भी पीएपी मिलेगी वो पीएपी उनको देना है। अब यहाँ पे बेस ये बनता है कि 1 हेक्टर में 500 झोपड़े से ज़्यादा है, मतलब 100 झोपड़े हैं, तो दोस्तों उनको एडिशनल 100 झोपड़ों पे एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगी, क्योंकि वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है तो उनको एफएसआई देना पड़ेगा। तो बिल्डर को उसमें फ़ायदा होता है। बिल्डर को देखिए डेंसिटी कम होने से या ज़्यादा होने से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा डेंसिटी ज़्यादा होने से उनको फ़ायदा है, उनकी एफएसआई जनरेट होती है, अधिक से अधिक जनरेट होती है। तो ये बिल्डर की चीज़ है। अब दूसरा है, क्या पीएपी सदनिका गाला की खरीदी बिक्री होती है? दोस्तों पीएपी, पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि एसआरए में घर खरीदना बिक्री करना बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप जो घर खरीद रहे हैं उसके पीछे जो भी चीज़ ट्रांसफ़र का आएगा वो सर्कुलर 145 का जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेगी। उसमें जो भी व्यक्ति होगा खरीदार, वो महाराष्ट्र का निवासी होना अनिवार्य है। जो पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहा है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि हम जो भी मकान दे रहे हैं आपको निःशुल्क दे रहे हैं, तो आपको 10 साल तक बेचने का अधिकार नहीं है। तो अब वो क्राइटेरिया कम करके 5 साल में किया गया है। तो दोस्तों पीएपी की सदनिका अगर किसी ने खरीदा भी है तो उसको 145 के हिसाब से ही उसका जो भी ट्रांसफ़र है 145 के हिसाब से ही होगा। अब पात्रता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक। तो दोस्तों मैंने पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही बता दिया कि आपको जो पात्रता है वो जितना जल्दी हो सके सुनिश्चित करना है। और दोस्तों देखिए पीएपी होता है ना, उसमें रेगुलर होता है ना कोई और, ना एडिशनल ना जनरेट। पीएपी जनरेट होती है, कहाँ से होती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो पीएपी में कहीं कहीं रोड रुंदीकरण मतलब चौड़ाई, रोड की चौड़ाई बढ़ाई जाती है, तो उन झोपड़ों को, क्योंकि अब वहाँ पे समझो 50 झोपड़े, तो 50 झोपड़े की तो वहाँ स्कीम नहीं कर सकते, तो उन 50 झोपड़ों को पीएपी में शिफ्ट किया जाता है कि आपको पीएपी की तरह हम पक्के मकान दे रहे हैं। तो ये चीज़ उसमें आती है। और पीएपी की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई पीएपी रेगुलर है या अलग, उसकी एक ही क्राइटेरिया पीएपी। और पात्र आदमी जो होता है, पात्र आदमी को पीएपी में दिया जाता है, लेकिन उसको प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन कब होगा? जब वो अपने स्कीम से बाहर जाएगा। जैसे मैंने बताया कि यदि आपकी स्कीम के अंदर पूरा बिल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है, पीएपी दे दिया गया है, अब वहाँ पे रूम खाली नहीं है और आपकी पात्रता बाद में होती है, तो आप अब दूसरे स्कीम में जाएंगे तो आप पीएपी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन कहलाएंगे कि आप उस प्रोजेक्ट में बाधित थे, तो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए अपनी पात्रता पहले सुनिश्चित करें दोस्तों, क्योंकि पात्रता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। पात्रता खाली सदनिका लेने के लिए महत्वपूर्ण नहीं रखती है, पात्रता होने के बाद आप सोसाइटी के ऑथराइज सदस्य बनते हैं, आपको सोसाइटी में की मीटिंग पे बैठना, उठना, बोलना हर अधिकार मिलता है, आप सोसाइटी की इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो हर अधिकार आपको मिलेगा अगर यदि आप पात्र हैं तो दोस्तों पात्रता जितना जल्दी हो सके आप लोगों का काम है कि उसको सुनिश्चित करें। अगर उसमें कोई कठिनाई आती है तो आप मुझसे राय लीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको अगले चैनल में बताऊंगा या मुझे फ़ोन करिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स ऐसे आते हैं कि जिन्होंने घर खरीदे हैं आफ्टर एनेक्शर, तो दोस्तों मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि एनेक्शर बनने के बाद जिन्होंने घर की खरीदी बिक्री किया है झोपड़े में, उसके ट्रांसफ़र के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं आया है। क्योंकि आप मुझे फ़ोन भी करेंगे तो मैं भी वही बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि फलाना आदमी आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं। मैं जो सच्चाई है, जो कानून है, वो सिर्फ समझाऊंगा, मैं गलत चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। जो किताबों में है, जो सरकार के नियम से, सिर्फ वही बताऊंगा। और इसके लिए जो भी लोगों ने जो भी लोग अगर ये खरीदना भी चाहते हैं तो कृपया ना खरीदें जब तक कि सरकार का कानून नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे जो मूल झोपड़ी धारक है
उसके नाम से होगा, उसी को अलॉटमेंट मिलेगा। और आने वाले समय में भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि उसके क्राइटेरिया 5 साल की है, लेकिन 5 साल के बाद भी आपको वहाँ पे ये जो आपने नोटराइज डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो नहीं चलेंगे। जैसा कि मैंने सर्कुलर 145 में बताया कि पात्रता के नियम क्या है, वहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो भी SRA की पूर्व परवानगी लेकर ही खरीद फरोख्त हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं पीएपी के, जो पीएपी के बारे में मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मत ये होता है कि भाई हम अपात्र हैं, हम हमको पीएपी में डाल दिए। दोस्तों नहीं, पीएपी का मतलब अलग होता है। एक पीएपी में जो बंदा पीएपी में आता है उसको भी सोसाइटी में मेंबरशिप लेना पड़ता है। उसी तरह जिस तरह जो बंदा खरीदी बिक्री करने के बाद आता है, उसी तरह उसको मेंबरशिप लेना पड़ता है, उसको ट्रांसफ़र चार्जेस भरने पड़ते हैं, उसके मेंबरशिप चार्जेस भरने पड़ते हैं, और उसके बाद उसका ये शेयर सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन, ये सब चीज़ होता है। सोसाइटी की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से की जाती है, और सोसाइटी में भी उसको 1 साल के बाद मेंबरशिप मिलती है। परमानेंट मेंबरशिप 1 साल के बाद मिलती है, अगर वो पीएपी शिफ्ट होके आया है तो। क्योंकि हमारे यहाँ का भी कोई यदि मेंबर है जो हमारे इसमें ही है लेकिन अपात्र था, वो अपात्र होके जब पात्रता होके आएगा तो भी वो मेंबर 1 साल के बाद ही सोसाइटी का सदस्य कहलाएगा। उसका जो मेंबरशिप होती, परमानेंट मेंबरशिप, वो 1 साल के बाद ही होगी। और किसी की जो नाम ट्रांसफ़र्स होते हैं, जैसे वारसनामा, तो वारसनामा में 2 साल के बाद मेंबर वो माने जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में जब सोसाइटी एक्ट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, वो भी सर्कुलर्स आएंगे, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंबरशिप क्या होती है, आपकी पात्रता के बाद, आपकी मेंबरशिप होने के बाद आप लोगों के लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार बनता है। क्योंकि सोसाइटी का रूल है कि हर साल एजीएम होना चाहिए, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, विशेष सर्वसाधारण सभा। तो उस सभा में आपको अधिकार होता है कि साल भर में जो मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने कार्य किया है, क्या कार्य किया है, कैसे कार्य किया है, उसका ऑडिट क्या है, कितना कलेक्शन आया, कितना खर्चा किया, ये सब चीज़ें उस ऑडिट रिपोर्ट में होती है। तो वो आपको अधिकार मिलेगा देखने का। अगर आप अपात्र हैं तो सोसाइटी आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो दोस्तों पहले अपने घर जो भी है वो तुरंत अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये हो गया पीएपी के लिए। अब दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, हमारे जो दर्शक हैं उन दर्शकों ने कमेंट किए हैं। जैसा मैं पिछली वीडियो में बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट तो देखा था, लेकिन मुझे नाम याद नहीं रह गए थे, तो मैंने वो नाम लिखे हैं। इसमें पहला नाम है उजैर रहमान अहमद। उन्होंने कहा है, ठाकुर जी नमस्कार, मैं इशारे से परेशान आदमी हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो प्लीज़ पता दें, मिलना है। तो उजैर रहमान जी धन्यवाद हमारे चैनल देखने के लिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन कीजिए। जितना हो सके, अगर लीगल में आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपको सब सजेशन देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ लोगों का फ़ोन आता है, मैंने ख़रीदा है ये, तो इस बारे में तो मैंने इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ कि उस बारे में फ़ोन करके मुझसे कोई राय लेने का मतलब ही नहीं है कि वो मैं पहले कहीं कर दिया हूँ। जहाँ कानून नहीं है वो चीज़ें हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो गुमराही करने की बात होती है, किसी को गुमराह करना, तो वो हम नहीं बताएंगे। जो कानून है वो हम बताएंगे आपको। दूसरा है मेहताब आलम शेख। धन्यवाद मेहताब भाई, आप हमारा चैनल देखते हैं। और दोस्तों मेहताब भाई ने कहा है, भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, भाई धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सराहा, हमें सराहा। तो दोस्तों मेहताब भाई हमारा वीडियो इसी तरह लगातार देखते रहें, और अच्छी अच्छी जानकारी हम लाएंगे। धन्यवाद। तीसरा है रोहन। रोहन ने कहा है, सर आपसे आज बहुत नॉलेज मिल गया, थैंक यू। थैंक यू रोहन जी। हमारा चैनल का उद्देश्य ही है लोगों तक
जनहित जागरूकता फैलाना, लोगों तक बताना कि आपके अपने अधिकार क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है। तो धन्यवाद रोहन जी, आपने हमारे चैनल को सराहा। फिर उसके बाद है अनिल सिंह। अनिल सिंह जी ने कहा है आवर एंसेस्टर वाज ब्रेव। सॉरी, हमारे मतलब उन्होंने कहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बहादुर थे। बिल्कुल अनिल जी, हमारे जो पूर्वज थे बहुत बहादुर थे और शायद इस पीढ़ी से ज़्यादा बहादुर थे। तो अनिल जी धन्यवाद, आपका कमेंट तो हमेशा आता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर उसके बाद राजेश बारी जी ने कहा है कि धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद। तो धन्यवाद तो मैं भी आपको कह रहा हूँ राजेश जी, क्योंकि आप भी हमारा चैनल देखते हैं और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को और पहुंचाए, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारियां आप और किसी को पहुंचाओ ताकि ये जानकारी जन जन तक पहुंचे। फिर उसके बाद कृष्णा दलवी जी हैं। कृष्णा दलवी जी ने बोला है सर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, थैंक्स। धन्यवाद कृष्णा दलवी जी। कृष्णा दलवी जी का भी जो कमेंट्स हमेशा आते रहता है, हम कृष्णा दलवी जी के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमारे चैनल की बड़ी तारीफ़ की है और हमारी भी तारीफ़ की है। तो धन्यवाद कृष्णा जी, और आशा करता हूँ ऐसे हमारे चैनल देखेंगे और हमारी जो भी जानकारी और लोगों में आप फैलाएंगे। फिर उसके बाद है अमित मोती। अमित मोती जी का दो प्रश्न है। एक प्रश्न है क्या बिल्डर हर पात्र टेनेंट को समान भाड़ा देगा? तो दोस्तों बिल्डर, उसमें जो टेनेंट की कैटेगरी दो होती है। दोस्तों पहले ये समझ लीजिए, टेनेंट की कैटेगरी दो होती है, एक रेसिडेंशियल, एक कॉमर्शियल। एक रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, लेकिन रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल और कॉमर्शियल एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। सॉरी। तो रेसिडेंशियल का भाड़ा जो होगा वो हर रेसिडेंस के लिए सेम होगा और कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल का जो भाड़ा होगा उनके लिए समान होगा, क्योंकि रेसिडेंस का भाड़े से ज़्यादा कॉमर्शियल का भाड़ा होता है। ये आपको पता है और पता होना भी चाहिए, ये तो स्वाभाविक बातें हैं। तो उसमें ज़्यादातर लोगों को समान, पहले क्या था, पहले डेवलपर कैश भी भाड़ा दे देता था, चेक से भी दे देता था, जिससे किसी को पता नहीं चलता था कि भाड़ा किसको कितना मिल रहा है। तो दोस्तों 2016 में जो सर्कुलर 166 आया, सर्कुलर 166 ने क्या कहा है कि जितने भी भाड़े हैं एक्सिस बैंक से ही ट्रांसफ़र होंगे और उसकी डिटेल, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन, वो आपको एआर डिपार्टमेंट पे हर साल जमा करना है कि आपने कितने लोगों को और कैसे भाड़ा कौन से अकाउंट से दिया है। तो दोस्तों इसलिए वो चीज़ पिक्चर क्लियर हो जाती है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन मांगेंगे, आपको पता चल जाएगा किसको कितना भाड़ा मिलता है। तो उसके बाद PS7443 @PS7443, सर जी आपने नाम नहीं बताया, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों को कि जो भी कमेंट करे तो कृपया अपना पूरा नाम बताएं ताकि हम आपका नाम उच्चारण कर सकें यहाँ पे। तो धन्यवाद। उन्होंने कहा है सर जी अपने एनेक्सल टू लिस्ट कहाँ से मिलेगा या फिर कहाँ से डाउनलोड करने का? तो सर पहले तो ये बताओ कि एनेक्सल टू के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें एनेक्सल टू कौन बनाता है, उसकी जो भी है वीडियो मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी। लेकिन उसमें मैंने पहले ही बताया था कि जिसकी ज़मीन है वो अथॉरिटी एनेक्शर बनाती है। जैसे कि प्राइवेट है तो कलेक्टर बनाएंगे, महाराष्ट्र सरकार की ज़मीन है कलेक्टर बनाएंगे, बीएमसी की ज़मीन है तो बीएमसी बनाएगी, और माड़ा की ज़मीन है तो माड़ा बनाएगी। तो इस तरह जिसकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीनों का एनेक्शर बनाते हैं। तो सर आपका जो भी एरिया है उस एरिया में कौन मालिक है, उस हिसाब से उस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास जाइए। जैसे कि
कलेक्टर की प्रॉपर्टी में तो अभी प्रॉब्लम नहीं रहा। पहले तो लोग ढूंढते थे कहाँ है कहाँ है। अब तो SRA ने, सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि कलेक्टर की जितनी प्रॉपर्टियाँ या प्राइवेट हैं उनको SRA के बी विंग में 1 से लेकर 10 तक वहाँ बैठा दिया गया है। आपको कहीं नहीं भागना है, एक ही जगह पे आना है। लेकिन BMC में क्या होता है, आपके जो जिस इलाके में रहते हैं, जैसे आप H वार्ड में रहते हो, A वार्ड में रहते हो, B वार्ड में रहते हो, तो BMC की प्रॉपर्टी तो उस वार्ड के कॉलोनी ऑफिसर, तो वसाहत अधिकारी, इनके पास जाइए, उनको सोसाइटी का नाम बताइए कि सर ये जगह है, यहाँ पे सोसाइटी है, क्या आपने एनेक्सर बनाया है, तो वहाँ से आपको कॉपी मिल जाएगी। और ये जो डाउनलोड करने की बात कर रहे हैं सर, पहले क्या था, एक्चुअली रूल भी है SRA का कि जिस चीज़ को आप ऑनलाइन करेंगे लेकिन कोई करता नहीं है तो डाउनलोड छोड़ दीजिए। आपको साधारण वहाँ पे RTI डाल के या एप्लीकेशन करके आपको कॉपी मिल जाएगी। आप कंपिटेंट अथॉरिटी का पता लगाइए कि आपका कंपिटेंट अथॉरिटी है कौन। अब दोस्तों आखिरी है संजय गणपत तांबुलकर, जिनका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था और ये बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए मैंने इस मसले को फिर से एक बार सोचा कि आपके सामने रखूं। पहले माले के बारे में जानकारी दीजिए। जैसा मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि इसके पहले 2019 में BJP के पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, उन्होंने मुंबई के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिले थे, उनसे मुलाकात किए और उनके इस विषय में बात की है कि भाई मैं मालाड के जानू भोए नगर, मालाड पूर्व के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मेरी फाइट है। और वहाँ पे मोस्टली लोग जो रहते हैं 1+1 रहते हैं, जिनके पास 30-30, 40-40, 50-50 सालों से उनका एविडेंस है, उनकी सेपरेट एंटिटी है, सब कुछ है। और नीचे कोई और रह रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नीचे उनका ही परिवार रह रहा है, नीचे कोई और परिवार रह रहा है, ऊपर अलग है। तो 50 सालों से, उनके 50 सालों से डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहाँ पे उनकी पात्रता नहीं हो रही है। इस विषय में दो हमारे MP गोपाल शेट्टी जी भी इस विषय में आवाज़ उठाए थे कि भाई जब आप 2001 के बाद की झोपड़ों को 2011 तक के डॉक्यूमेंट पे सशुल्क पात्र करके 2.5 लाख में घर दे सकते हैं, तो इनके पास डॉक्यूमेंट है तो उनकी पात्रता क्यों नहीं की जा रही है। तो ये गोपाल शेट्टी जी ने उठाया था प्रश्न, इसके ऊपर बहस हुई थी और उस चीज़ में SRA ने कहा था कि इनकी जो क्राइटेरिया है 1/1/1975 रखी जाए। तो उस विषय में जो बातचीत हुई थी और उनके बाद इन्होंने कहा था कि भाई 1/1/95 क्यों नहीं रखा जाए, जब 1/1 2000 में दे तो 1/1 सेम रखा जाए, अलग से क्यों रखा जाए। जब उनके डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है, तो उनको दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर बहस हुई, सब कुछ हुआ, अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया दोस्तों, निर्णय नहीं आया है। और सर जी, मैं मेरे चैनल से पूर्व नगर सेवक विनोद मिश्रा जी को नमन करता हूं और गोपाल शेट्टी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने इन गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ईश्वर करे उनको उसमें कामयाबी मिले और जल्दी से जल्दी कोई GR आए जिससे उनको राहत मिल सके। और मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था दोस्तों कि इसका इलाज एक ही है, आप सब मिल के मुख्यमंत्री हाउसिंग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट फाइल करें, अपने डॉक्यूमेंट लगा के, और उनको कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2024 तक हर व्यक्ति के पास घर देना है, तो हमको घरों से वंचित क्यों किया जा रहा है, हमको बेघर क्यों किया जा रहा है। तो उस विषय में वहाँ पे अपनी टीम बनाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी एकता है तो एकता की ताकत होती है। तो आप निवेदन करूँगा कि विनोद मिश्रा जी तो लड़ ही रहे हैं और गोपाल शेट्टी जी भी उस चीज़ पे प्रकाश डाल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे मिलिए, इनके साथ में एक टीम बना के इनको कम दीजिए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, जिसको आगे बढ़ाइए, जिससे जल्दी से जल्दी काम हो जाए। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, इस मुंबई शहर में एक घर खरीदना बड़ा मुश्किल है। आज के समय पे कोई मुंबई में घर नहीं खरीद सकता है।
आज प्रॉब्लम्स क्या हुई है? आज प्रॉब्लम्स ये हुई है कि चर्चगेट में कोई घर बेचेगा तो वडाला जाता है, वडाला से कोई घर बेचेगा तो सांता क्रूज वगैरह में आता है, और सांता क्रूज और खार से कोई घर बेचेगा तो सीधा नाला सपारा और विरार। क्योंकि दोस्तों वहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू में फ़र्क है, तो इसके लिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ की वैल्यू से आगे जाने के लिए मतलब वही मीरा रोड, दहीसर, उसके अलावा कुछ नहीं है। हर जगह के भाव बढ़ते जा रहे हैं, और जो फ्लैट की कीमत है उस फ्लैट की कीमत तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, कि जिसके अंदर एक गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप लोग इकट्ठा होकर यूनिटी बना के आप लोग सीएम को भी कंप्लेंट कीजिए, और मिश्रा विनोद मिश्रा जी को भी लेटर दीजिए, और अपना सुधा इनका सॉरी गोपाल शेट्टी जी के पास भी जाइए, उनको भी लेटर दीजिए, ताकि इस चीज़ में जितना जल्दी हो सके कोई भी फैसला आए। क्योंकि इस चीज़ में देरी होना मतलब आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे हो जाएगी। क्योंकि झोपड़ों का, घरों का दर्द तो एक झोपड़पट्टी वाला ही समझ सकता है। दूसरे क्या, उनके पास तो 4-4 फ्लैट रहते हैं, लेकिन झोपड़ी जिसके पास होती है दोस्तों, एक झोपड़ी में खुश रहता है, और वो भी चली गई ना तो मायूस हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये करिए, निवेदन आपसे, और हमारी तरफ से हम भी भेजने वाले लेटर सीएम साहब को कि भाई हमारे पास हमारे चैनल है, हमारी चैनल पे ऐसी ऐसी चीज़ें आती है, तो आपसे निवेदन है कि उस चीज़ पे आप रोशनी डालिए, और उनकी जो भी है क्राइटेरिया क्लियर कीजिए, और उनकी पात्रता को देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, निवेदन है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।